या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो दिस इज स्पेक्ट्रम समरी, वापस स्वागत है आपका। एंड अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 में एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरीके से ब्रिटिश पावर एक्सपैंड हुई है, किस तरह से उन्होंने पूरा हमारे ऊपर राज्य किया है। तो जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है और हमारे बहुत सारे राजा महाराजा, इन दोनों की भिड़ंत का चैप्टर है कि किस तरीके से हम हारेंगे, किस तरीके से हम गुलाम बनेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट क्या है, राइट, ये चैप्टर पूरा प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि बंगाल कैसे हारेगा, मराठा कैसे हारेंगे, मैसूर कैसे हारेगा। ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ना इसको थोड़ा पार्ट्स में देखेंगे बिकॉज काफी लेंदी चैप्टर है। एक वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एबल टू जो है इट विल नॉट बी एबल टू लाइक हिट यू, और आप कंज्यूम उसको एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो इसे थोड़ा पार्ट से पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट जो हमने डिसाइड किया 5th डे, विच इज थोड़ा सा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट को एनालाइज करते हैं कि हो क्या रहा है, ब्रिटेन है क्या, ओवरऑल किस माइंडसेट से आ रहा है। थोड़ा सा इस माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का इसमें व्यू लेते हैं। ऑलरेडी जो है चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि यूरोपियंस कैसे आए, सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, मेजर अप्रोचेस, यूरोपियंस कैसे आए, पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है। एंड चैप्टर 4 थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट हाँ इसको पढ़ लीजिए, राइट है ना, इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए एंड इट विल बी रियली सुपर हेल्पफुल, राइट। तो कैसे जो है 1750s तक इंडिया किस तरीके का था, इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, ये पूरा डिस्कशन कैसे क्रिएट हो रहा है 1750 तक या जो है 1764 तक, राइट। ये किस तरीके से फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हो रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि इनको कैसे जीतेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग थोड़ा सा ब्रिटिश अप्रोच, है ना। तो ये बात करते हैं, हम समझेंगे यहाँ पे एक तो थोड़ा सा ब्रिटेन बाकी देश में क्या कर रहा है, बाकी देशों के साथ क्या कर रहा है। बात करेंगे कि क्या ये जो कॉन्क्वेस्ट है ये गलती से हो गया है, एक ये डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे कि क्या ब्रिटिश का जो पीरियड है कहां से कहीं की शुरू हो रहा है, और एक हम बात करेंगे कि भाई अंग्रेज सक्सेसफुल क्यों हुए। और मजे की बात यह है, यहीं से इस बार एक सवाल भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने 2022 के मेंस में, राइट। तो सवाल भी देखेंगे आज। चलिए, तो खैर, तो ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री अगर हम बात करें तो इट इज नॉट लाइक कि वो हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है, राइट। कहानी चालू होती है आयरलैंड के साथ अराउंड 16th सेंचुरी, जब आयरलैंड पे वो कब्जा करता है। ये ब्रिटेन है बगल में, और बगल से पूरा बगल ही आ गया, राइट है ना, किनारे ही कर दिया इसको, इंपीरियल रूल इसके ऊपर चालू कर दिया। इंपीरियल रूल होता है कि जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर राज्य करने लगे, यानी इस देश पे जो सरकार है वो किसी दूसरे देश की है, तो क्या हो जाएगा, रूल इंपीरियल हो जाएगा। तो इंपीरियलिज्म कहीं 16 सेंचुरी में ही इन्होंने ऑलरेडी चालू कर लिया है। इट इज नॉट लाइक कि अभी 1700 के बाद इंडिया में पहली बारी फॉर्मूला निकालेंगे, समझेंगे कि ऐसा होता है वैसा होता है, राइट। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। उनको ऑलरेडी लहू मुंह लग चुका है। उनको पता है कि इस तरीके से अगर कोई देश अपने कंट्रोल में आ जाए, अगर किसी देश की सरकार अपने कंट्रोल में आ जाए, तो फिर वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। तो 2 फेजेस में इनका कॉलोनियल अप्रोच आप देख सकते हो। एक फेज ये है, एक फेज जो है पहला फेज है अटलांटिक के इस साइड वाला, जहां पे आप देखो तो ये कनाडा हो गया, अमेरिका वगैरह हो गया, देन इधर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका में दिख रहा है, राइट, कि हाँ इनका इंपैक्ट है। तो आप देखिए मैप में खाली इंडिया ही नहीं है इनके कंट्रोल में, राइट। उनकी पूरी कॉलोनियल अंपायर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर जो क्रिएट करी है, राइट, इंपीरियलिज्म द्वारा दूसरे देशों पे राज्य करने का जो प्रोसेस क्रिएट किया है इन्होंने। इट इज नॉट ओनली विद इंडिया। तो पहले उधर देखने को मिला है, एंड आफ्टर 1763 ट्रीटी ऑफ पेरिस, राइट, ट्रीटी ऑफ पेरिस, उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो रुख है वो ओरिएंटल यानी कि ईस्टर्न साइड में, फार ईस्ट साइड में, कि हाँ भाई इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, देन आगे अफ्रीका एंड ऑल, राइट। ये सब देखेंगे तो ये भी सब इनके कंट्रोल में आने लग जाएगा। तो बड़ी एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर है, और इसीलिए इनको न्यू रोमन्स की तरह कहा जा रहा है कि भैया ये जमाने के, मॉडर्न जमाने के रोमन्स हैं। एंशियंट इंडिया में रोमन की अंपायर हमको दिखती थी कि भाई ऐसी बड़ी अंपायर है, एक्सपैंड कर रही है समथिंग, बट इस जमाने में अंग्रेजों को रोमन्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे हैं, और पहले भी हमने बात कही थी कि वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम सिविलाइज हो चुके हैं, व्हाइट मेंस बर्डन, हम सिविलाइज हो गए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हाँ ये जो लाल वाले अनसिविलाइज लोग हैं इनको सिविलाइज किया जाए। तो ये जिम्मेदारी इनके कंधों पे है, तो बेसिकली जो है इस जिम्मेदारी को वो
आगे बढ़ा रहे हैं और ये इंपीरियल रूल फैलाते जा रहे हैं, राइट है ना। तो ये हमने देखा कि हाँ भाई, इट इज नॉट लाइक इट इज हैपनिंग ओनली विद इंडिया, बट इट इज हैपनिंग एट ऑल दी अदर प्लेसेस, है ना। तो बड़ी एम्पायर और फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी ऐसा ही करेंगी, इट इज नॉट लाइक कि खाली ब्रिटेन ऐसा कर रहा है। नाउ सेकंड सवाल उठता है कि भाई क्या ये गलती से हो रहा है, एक्सीडेंटल, राइट है ना। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक्सीडेंटल है, राइट, इज दिस एक्सीडेंटल। अब इसमें एक हिस्टोरियंस का ग्रुप है जो कहता है यस, ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल है। अब ये जॉन सीवी फेमस हैं इस व्यू के लिए, जिनका ये स्टेटमेंट है कि हाँ दिस इज एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल, ब्लाइंडली हुआ है, राइट, एब्सेंट माइंडेडनेस में हुआ है। इस तरह के वर्ड इन्होंने एग्जैक्टली कोट करा जा सकता है इनको, कि इस तरह के शब्द जॉन सीवी ने इस्तेमाल करे हैं कि भाई ये सब गलती से हुआ, हमारा कोई ऐसा मन नहीं था, हम ऐसा चाहते ही नहीं थे, हम कभी आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, हम तो यहाँ ट्रेड करने आए हैं, प्रॉफिट के लिए आए हैं, बट ये टेरिटरीज हमारे पास आती गई, अब हम क्या करते हैं ना कि आ रही हैं तो रख लिया हमने। तो कुछ इस तरह का अप्रोच रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट अप्रोच है डेफिनेटली वो बात करता है कि भाई ये हाँ एक्सीडेंटल है। अब एक दूसरा स्कूल है जो कहता है अरे नहीं नहीं, राइट। अब ऐसे डेफिनेट हिस्टोरियंस हम मार्क नहीं कर पाएंगे इसमें, लेकिन फिर भी ये दूसरा स्कूल जो कहता है नहीं ये दिखावा है। आप देखिए आयरलैंड के साथ देख रहे हैं आपने क्या किया है, पहले से ही ये लोग जानते हैं, पहले से ये लोग जो है कॉलोनी क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट लाइक इट इज द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉलोनी। कहते हैं कि ये जो इनिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी आई है और शांति के साथ ट्रेड कर रही है, ये सब पाखंड है, दिखावा है, प्रोपेगेंडा है, राइट। इनका शुरू से पहले दिन से ही इंटेंशन यही था कि यहां पे हम एक रूल क्रिएट करेंगे, हम जो है इसको गुलाम बनाएंगे, इंपीरियल रूल क्रिएट करना है। तो ये दूसरा ग्रुप कहता है। बट अगर ऐसा कुछ सवाल उठता है तो यू विल टेक अ मिडिल पाथ कि भाई ये दोनों ही थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है। मिडिल पाथ हम लेंगे कि भाई ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गया, कि आप कहिए कि एक्सीडेंटल है, ये भी गलत है, और आप कहिए पहले ही दिन से ये व्यू लेकर आए थे तो भी गलत है। अगेन वी मस्ट रियलाइज कि हाँ ये सबसे पहले जो है, आप समझिए अगर 1600 में आ रहे हैं तो सबसे पहले अकबर से आके परमिशन ले रहे हैं, राइट है ना। अकबर से आके सबसे पहले मिले हैं कि क्या हो सकता है। फिर जहांगीर के टाइम में हम देखते हैं कि विलियम हॉकिंस आएंगे, थॉमस रो आएंगे, उनसे परमिशन लेंगे, फरमान वगैरह लेंगे। आगे भी फरमान या परमिशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, राइट। तो जो है हम ओवरऑल ऑब्जर्व करेंगे कि इनका बिहेवियर वाज लाइक कि हाँ हमें ट्रेड पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पे ध्यान देना है, ट्रेड पे ध्यान देना है, प्रॉफिट पे ध्यान देना है। अगर पहले दिन से ऐसा रहा होता, राइट, तो ये 150 साल वेट नहीं करते। 1750 1760 में जाके इनको याद आता कि ओहो हम तो कॉलोनी भी क्रिएट कर सकते हैं, ये 150 साल बाद याद आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ हम इतना लंबे समय तक वेट करते रहेंगे। तो इनिशियली इट वाज यस, जो है इट वाज मोर अबाउट कि हमें ट्रेड करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ट्रेड करने आई थी, प्रॉफिट पे ध्यान दे रही थी। बट ग्रेजुअली विद टाइम उनको लगा कि नहीं नहीं जो है यहाँ पे ये टेरिटरी हो सकती है, ये रूलर जो है कमजोर है, इसके साथ लड़ा जा सकता है, भिड़ा जा सकता है। तो ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि हाँ इम्प्रोवाइजेशन है, राइट, कोर्स करेक्शन है, इसको सही कहना चाहिए। तो दिस इज इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन कैन बी द राइट वर्ड, राइट। दिस कैन बी टर्म्ड एज कोर्स करेक्शन, कि हाँ हमें लगा कि अब ऐसा कर देना चाहिए, अब ऐसा कर देना चाहिए। उस हिसाब से चीजें यहाँ पे चेंज होती चली गई हैं। अब कभी कभी देखेंगे कि हाँ, कभी सोचेगा कोई कि हाँ अगर बंगाल हाथ में आ जाएगा तो प्रॉफिट हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है। कभी किसी का पर्सनल एम्बिशन हो सकता है कि बॉम्बे सोचे कि मराठास की मदद कर देंगे तो ये एरिया अपने कंट्रोल में आ जाएगा, तो मेरी वाहवाही होगी, राइट है ना, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा भी किसी को लग सकता है। कभी कभी जो है कोई गलत जो है भाव भी हो सकता है मन में, इसको हड़प लें, राज्य अपना हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, जैसे सिंध के साथ हुआ, राइट। सिंध जो है जॉन नेपियर्स कह भी रहे हैं कि हाँ कमीनापन है, रेस्कैलिटी, एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किया है उन्होंने, राइट, कि रेस्कैलिटी है ना। बट फिर भी क्या करें, प्रॉफिट है भाई, बड़ा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो क्यों ना करें, करना पड़ेगा, तो कर भी दिया उन्होंने, है ना। सिमिलरली आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वगैरह समझिए तो आप देखेंगे कि हाँ उसमें एक पर्सनल एम्बिशन दिख रहा है कि हाँ इन्होंने ठान लिया है कि हाँ लेकर आएंगे। अवध का एनेक्सेशन देख लीजिए आप, राइट। तो इनिशियल फेज में अगर हम 1750 से कहानी शुरू करें तो समवेयर अराउंड जो है 1813 के बाद हमको दिखता है कि थोड़ा सा फास्ट उन्होंने टेक अप करना शुरू किया कि हाँ भाई जो है हम एक्वायर कर देंगे, राइट। ये काफी जो है लेटर डेवलपमेंट है। 1750 1760 में भी देवर क्रिएटिंग बफर ओनली,
ना कुछ बातें हम आगे की कर रहे हैं, डेफिनेटली जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ लेंगे तो ये जो मैं बातें कह रहा हूं इसे फिर डिस्कस करेंगे, ये बातें हमें समझ में आएंगी कि हम और क्या कह रहे हैं। बट अभी क्या है कि हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि हो क्या रहा है, राइट है ना। तो समझिए, अगर इस बात को अगर थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन पे दिखाऊं, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो ये कॉन्क्वेस्ट कहीं 1750s के आसपास, कहीं मान ले 1750s और 60s मान ले कि यहां से चालू हुआ है, राइट, ये राइज चालू हुआ है। नाउ ये कहानी अगर मुझे 1857 तक लेके जानी है, एटलीस्ट 1857 की अगर हम बात करें, तो वी विल रियलाइज कि टिल दिस पॉइंट ऑफ 1798 टू 1813, राइट है ना, ये जो पॉइंट है यहां पे जो कुछ भी हो रहा है, इट इज मोर अबाउट बफर, इट इज मोर अबाउट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राइट। बट 1798 में वेलीजली, और फिर 1813 में आ जाएंगे हेस्टिंग्स। तो वेलीजली जब आएंगे तो इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, है ना। डेफिनेटली दिस इज, ये जो पूरा आइडिया है, जो पूरा प्लान है, कहीं ना कहीं ये इसको कहेंगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रांस एंड रशिया, हम डिफेंसिव हो रहे हैं, हम नेपोलियन के सामने डिफेंसिव हो रहे हैं, डेफिनेटली ये बात कहेंगे। और यहां पर आप कहिए तो ये काइंड ऑफ केओस फेज है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम पॉलिटिकल इंफ्लुएंस के लिए कर रहे हैं या हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, वी डोंट नो, राइट। लेकिन इस जोन के बाद आप समझिए 1813 के बाद एक पैराडाइम शिफ्ट है, और जहां से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर एनेक्सेशन होने लग गया, और ये आगे जाके बढ़ता चला जाएगा, स्पेशली डलहौजी के टाइम में तो मच जाएगा, राइट है ना, है ना। एंड इट्स ओके कि अभी आप अभी वेलीजी को नहीं जानते, इट्स ओके कि आप हेस्टिंग्स को नहीं जानते, इट्स ओके कि आप डलहौजी को नहीं जानते, इट्स ओके, यू कैन मेक दिस मैप, अभी लिख लो, और जैसे जैसे तुम्हारा परिचय होने लगेगा, दिस होल टाइमलाइन विल मेक सेंस टू यू, दिस टाइमलाइन विल स्टार्ट स्पीकिंग टू यू, आपसे बात करने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, राइट। तो थोड़ा सा प्रोसेस का वेट करो, बाय द टाइम वी विल एंड दिस चैप्टर, बाय द टाइम यू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग कि सब्सिडियरी अलायंस का इंपैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत सेंसिबल हो जाएंगी, राइट। फिलहाल अभी हम मैक्रो व्यू ले रहे हैं, क्या हम समझना चाह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल है, तो इनिशियली बफर, इनिशियल एनेक्सेशन से लोग बचे हैं, राइट। यहां पे जो सब्सिडियरी अलायंस हो रहा है, इट इज मोर लाइक एन अलायंस कि हाँ भाई आप हमारे हैं भी और नहीं भी, लेकिन यहां इसके आगे एनेक्सेशन चालू हो गया कि अब ये राज्य हमारा ही है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट आप समझिए, थॉट में शिफ्ट जो है वो ग्रेजुअल शिफ्ट है। इसके पहले अगर देखें तो इसके पहले इट वाज ऑल बिजनेस, इट वाज बिजनेस, धंधा मेन इंपॉर्टेंट है, ट्रेड मोर इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। अब इस सवाल में मान लीजिए आप ये डायग्राम बना दें, है ना भाई, वाह भाई वाह, मजा ही आ जाएगा, एग्जामिनेशन को क्लैरिटी मिल जाएगी क्या कहना चाह रहे हैं आप, है ना। तो बीएल ग्रोवर ने बेसिकली ये बात जो है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बीएल ग्रोवर ने इसी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन किया है कि हाँ इट इज ऑल अबाउट ये जो 1798 टू 1818 का जो टाइम है, ये आपके लिए आप समझिए कि यहाँ पे वो इंपीरियल डिजाइन क्रिएट होने लग गया है, ये वो बेसिकली केओस फेज है जहाँ पे फिलॉसफी चेंज होगी। तो इसके पहले की फिलॉसफी कुछ और है और उसके बाद की फिलॉसफी कुछ और है। स्पेशली क्रेडिट वेलीजली को देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने उस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि आगे जाके एनेक्सेशंस हो सकते हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो ये कहना कि हाँ ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल है या पूरी तरह से जो है अनइंटेंशनल है, ये गलत होगा। ये भी कहना कि नहीं शुरू से पहले दिन से जो है प्लान था, वो भी गलत होगा। मिडिल पाथ हम ले सकते हैं कि हाँ इट वाज इम्प्रोवाइजेशन, इट वाज लाइक कोर्स करेक्शन, कि ग्रेजुअली ड्यूरिंग द कोर्स फिलॉसफी चेंज हुई, पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एंड दे रियलाइज कि आराम से रूलर्स को हराया जा सकता है, एक दूसरे से बढ़ाया जा सकता है, बन सकती है, कहानी बन सकती है। तो फिर वो आगे जुगाड़ होता गया और वो ग्रो करते चले गए। खैर ये चैप्टर इन्हीं जुगाड़ों के बारे में। चलिए तो खैर अगला पॉइंट उठाते हैं कि व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया, राइट, कि हाँ भाई कब से कहें कि ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है, कब माने इस पीरियड को। तो देखो इसके पहले कि मैं इस पीरियड की बात करूं कि कब माने, हमें समझना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ खड़े हैं, राइट, कि इंडिया को हरा दिया, ये कब बात चालू होती है, राइट। तो एक तो हमें पता है कि अगर इंडिया का बादशाह है वो है मुगल्स,
मुगल्स। यस, एक बात ये इंपॉर्टेंट है, पावर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है 1750 तक मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है, तो ये तो डिक्लाइन हो ही रहा है, भले नाम का बादशाह है। तो सबसे बड़ी पावर कौन है? सबसे बड़ी पावर 1750s अगर मैं मार्क करूं तो ग्रोथ जो हमको दिख रही है वो दिख रही है मराठास की। तो सबसे बड़ी पावर जो दिख रही है वो हमको दिख रही है यहां पे मराठास, राइट। ये राज्य क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, दिस इज मराठास, राइट। या फिर ये कहें कि ये जो पहली पहली हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला है बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। या ये कहें कि हाँ नीचे भी तो एक फॉर्मिडेबल पावर है या स्ट्रॉन्ग पावर है, मैसूर। किसको हराने के बाद या किसके कमजोर होने के बाद हम माने कि अब इंडिया को हराया जा सकता है? कहां पे वो पॉइंट चालू होता है जो हम समझें कि अब यहां से अंग्रेजों का वक्त आ गया है, राइट। अब अगेन वी विल रियलाइज कि ये जो प्रोसेस है, वापस इस मैप पे अगर आओ तो ये जो प्रोसेस है, अब मैं कहूं कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट यहां से कहीं चालू हुआ है तो कोई कह सकता है हाँ ये भी ठीक है। कोई कहे कि नहीं यहां से चालू हुआ है, जहां से हमारी क्लैरिटी आ गई है, एनेक्सेशन करना है, क्या भाई वो भी ठीक है। कोई कहे कि नहीं सर यहां से चालू हुआ है क्योंकि यहीं से हमने एनेक्सेशन चालू किया है, तो वो भी ठीक है। इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड इट इज टफ टू डिक्लेयर कि हमको ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश पीरियड इस पॉइंट से कहना चाहिए। कोई कहे कि नहीं 1740 से मानना चाहिए, जहां पे फ्रांस को हरा के किनारे कर दिया है, कार्नाटिक वॉर। फ्रांस अब हट गया है, अकेले मैदान में अंग्रेज हैं, तो यहां से अंग्रेजों का एरा चालू हो गया। बट हाथ क्या लगा है फ्रांस को हरा के? ऐसा कुछ सब्सटैंशियल हाथ तो नहीं लगा है। तो यहां से कहना कि अब यहां से अंग्रेजों का एरा चालू हो रहा है, ये भी जो है जस्टिफाइड नहीं लगता। 1757 जब बंगाल को हरा दिया है, प्लासी की बात हम करें अगर कि हाँ 1757 में अब ये हार गए हैं, राइट, इनको पहला फुटहोल्ड मिल गया है, बात अच्छी है, सब्सटैंशियल टेरिटरी मिल गई है। बट क्या ये पैन इंडिया जीतने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस? क्या इसकी वजह से पैन इंडिया जीत जाएंगे? ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये कैसे गारंटी है कि अगर ये जीत गए हैं तो पैन इंडिया जीतना ही जीतना है, राइट। ये भी टफ है कहना कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। फिर उसके बाद इसी में से कनेक्ट कर लो कि हाँ बैटल ऑफ बक्सर भी इसी का पार्ट मान लो, 64 मान लो, या 64 या 65 जहां पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ है और मुगल्स के साथ ट्रीटी हो गई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, क्या वो बहुत सही पॉइंट है? राइट, क्या वो सही पॉइंट होगा? अब ये भी कहना टफ ही है क्योंकि वही सारे आर्गुमेंट। सिमिलरली सबसे बड़ा अगर देखें कि भाई ये सब तो कमजोर लोग हैं ना, ये सब तो भाई पावर बहुत वीक हो चुकी है, तो इनको पॉइंट मानना कहां से सेंसिबल बात हो गई, राइट। कायदे से पॉइंट मानना चाहिए जहां पे मराठा हार गए, जहां पे मराठा कमजोर हो गए, नॉट हार गए, मराठा जहां पे कमजोर हो गए, जो कि है 1761 में पानीपत पे मराठा हार गए। 1761 बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया और इसके बाद मराठास के करियर को बड़ा झटका लगा। अगर मराठास ना हारते, मराठास का करियर अगर ना खराब होता, तो शायद अंग्रेज कभी ना जीत पाते। भाई ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है, राइट। तो हाँ ये टर्निंग पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, हाँ ये भी ट्रिगर पॉइंट है, राइट। तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक एनी पॉइंट। आप 1740 मानना चाहें कि जय फ्रांस को जाने के बाद क्रिएट हो गया है, यस। 1757 कहना चाहेंगे बैटल ऑफ प्लासी से अब शुरू हो चुका है, फुटहोल्ड रख लिया है, वो भी नजरिया ठीक है। कोई कहना चाहे कि 1761 के बाद अब कोई मेजर चैलेंजर नहीं है, मराठा अब बहुत कमजोर हो चुके हैं, वो भी पर्सपेक्टिव ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट लाइक कि किसी डेफिनेट पॉइंट्स हम कह सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो कॉन्क्वेस्ट है, दिस कॉन्क्वेस्ट इज डेफिनेटली अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है ना, 100 साल 80 साल लगेगा भी यहाँ से इस पूरे कॉन्क्वेस्ट को, इस पूरे गेम को क्रिएट करने में। तो कहां पे कहें कि हाँ एरा चालू हो सकता है, इट इज हाईली डिबेटेबल, डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरियन कि वो किस व्यू, किस एलिमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस एलिमेंट को ज्यादा इज्जत दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि मराठास को हराने के बाद 1817 में यहां से आप समझिए कि इंडिया हाथ लग गया है, ये भी बात ठीक है। कोई कहे कि 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन, जहां पे ट्रीटी ने मराठास ने ट्रीटी कर ली है, वहां से इंडिया हाथ लगा है, वो भी बात ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये सिर्फ नजरिया की बात है और ऐसा कहना कि किसी पॉइंट से शुरू हो रहा है बहुत ही मुश्किल है। हिस्टोरियंस कैन वेरी अपॉन जो है ये जो भी एलिमेंट है, राइट। तो ऐसा कब पीरियड शुरू होगा, राइट, फॉर एकेडमिक पर्पस या फॉर प्रीलिम्स पर्पस या जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
सेफ आपके कन्वीनियंस के लिए आप 1757 मान सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम डिस्कशन में 1757 ही लिख देंगे क्योंकि वो कन्वीनियंट है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ और यहाँ से धीरे धीरे कहानी चालू होती, राइट है ना, डेफिनेटली मान लेंगे। 1740s की प्रॉब्लम ये है कि वो 20 साल का ड्यूरेशन है, वो कोई पॉइंट नहीं है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम अपने पढ़ने के लिए हमेशा 1757 मान लेंगे। बट यू मस्ट रियलाइज कि उनका एरा, उनका बड़ा इम्पैक्ट कि अब वो इंडिया के राजा हो गए, ये थोड़ा लेटर डेवलपमेंट ही है। इनिशियल उसमें कहना कि हाँ वो अब इंडिया के राजा बनेंगे मुश्किल है। चलिए, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट कब से मानना चाहिए। आइए वो सवाल देखते हैं जो इस बार 2022 में पूछा गया। ये सवाल समझते हैं। Why did the armies of the British East India Company, why क्यों हुआ है कि जो आर्मीज हैं आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स हैं, तो भैया उसमें इंडियन सोल्जर ही, राइट, पर ये जीत रहे हैं। बात समझ आ रही? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सोल्जर्स ही हायर कर रखे हैं, बट वो कंसिस्टेंटली जीत रहे हैं। कंसिस्टेंटली किसके? अगेंस्ट न्यूमरस, द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। उनके सामने नंबर भले ज्यादा हो, इंडियन रूलर्स की आर्मी का नंबर ज्यादा है, सामने इंडियंस ही हैं, बट फिर भी ये लोग जीत रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है भाई? राइट, ध्यान रखो। राइट, इट इज मोर अबाउट इक्विप्ड का मतलब जो है डेफिनेटली जो है डिबेटेबल है। इक्विप्ड इज लाइक थोड़ा सा सब्जेक्टिव कि इक्विप्ड मतलब तलवार लेके भी इक्विप्ड हो सकता है ना, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी उनके पास बेटर है, जो कि उनके पास नहीं है ऑफ कोर्स। तो कह रहे हैं कि गिव रीजंस देने हैं। 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्दों में 10 नंबर का सवाल, छोटा सा सवाल है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई एस्से लिखना है, कहानी लिखनी है। आपको कुछ 5 पॉइंट 6 पॉइंट देने होंगे इस बारे में कि क्यों जो है इंडियन सोल्जर्स ही हैं दोनों साइड। ये कहना क्या चाहता है? दोनों साइड इंडियन सोल्जर्स तो हैं, बट अंग्रेज क्यों जीत रहे हैं? वाई? राइट, बड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल सा भी सवाल है ना। लास्ट ईयर में पढ़ा रहा था तो मिलिट्री पॉलिसी पढ़ा रखी थी और ये टॉपिक भी पढ़ा रखा था कि हाँ भाई जीते क्यों, अंग्रेज ही क्यों जीत गए, क्या ही हो गया, है ना। तो खैर आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। तो क्यों जीते इंडिया, क्यों जीते अंग्रेज, जबकि जो है इंडिया में स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, नॉट फॉर द क्वेश्चन। और यहां से मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर बनाइए, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करिए कि क्या हो सकता है। अब पहली चीज अगर आप देखिए तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, आर्म्स हैं, डेफिनेटली सुपीरियर है। तो आर्म्स भी सुपीरियर हैं, इनकी मिलिट्री भी सुपीरियर है और इनके पास स्ट्रैटेजी भी है। इनके बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स एक्चुअली कई जगह लड़ाइयां लड़ कर आए हुए हैं। उनको एक्चुअल वॉर का एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से दे नो हाउ टू स्ट्रैटेजाइज। काफी हेल्पफुल है उनके लिए यहाँ पे। तो उनकी आप फायर आर्म्स देखिए तो वो लोग यूज कर रहे हैं मस्केट्स यूज कर रहे हैं, ऐसी बंदूकें यूज कर रहे हैं, कैनन्स यूज कर रहे हैं। राइट, नाउ ऐसा नहीं है कि इंडियंस ये देखेंगे नहीं और इंडियंस इसको जो है खरीदेंगे नहीं। इंडियंस कहेंगे हमको भी दे दो, राइट, इनसे नहीं तो फ्रांस से मांगेंगे, एंड दे विल ऑल्सो गेट ऑल दिस, राइट। इनफैक्ट इंडियन रूलर्स विल ऑल्सो गेट यूरोपियन ऑफिसर्स कि हमारी सेना को ट्रेन करो, समझ रहे हैं, स्पेशली मैसूर। क्या कोशिश करेंगे इंडियन रूलर्स, आप देखेंगे कि कहीं कहीं यूरोपियन आर्मी क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, राइट। यूरोपियन वेपन्स भी खरीदे जा रहे हैं, यूरोपियन ऑफिसर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये इंडियन रूलर्स ट्राई कर रहे हैं। ऐसा भी बंगाल में भी देखेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। तो मीर कासिम डेफिनेटली जो है ये सब चीजें ट्राई करेंगे और मैसूर बहुत अच्छे से ट्राई करेगा, हैदर अली भी और आपके टीपू सुल्तान भी। अंडरस्टूड? एंड डेफिनेटली जो है जो भी ट्रेड वगैरह है तो देख रहे हैं कि हाँ इस तरह का हमें कुछ होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। यूरोपियन ऑफिसर्स वगैरह भी हायर होंगे, ट्रेन करें। नाउ तब भी हार गए। तो क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये है कि इंग्लिश ऑफिसर्स जो हैं, जो कि अपने लिए लड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स, राइट। आप इंग्लिश ऑफिसर लेकर आएंगे, है ना, तो वो जो है मेन जनरल जो होगा कि हाँ आर्थर वेलीज भी आ गए आपको ट्रेन करने, ऐसा तो नहीं होगा, राइट। तो जो क्रिएट भी हो रहा है इट्स लाइक कॉपी, इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ब्रिटिश जैसी आर्मी कुछ क्रिएट करेंगे। क्या वो एग्जैक्ट ब्रिटिश आर्मी क्रिएट हो रही है, एग्जैक्ट यूरोपियन आर्मी क्रिएट हो रही है? नहीं। तो वो कॉपी क्रिएट हो रहा है, ऑफ कोर्स कॉपी से आप ओरिजिनल को चैलेंज नहीं कर सकते। तो पहला मुद्दा तो ये है। बट उसके बाद मुद्दे और भी हैं। दूसरा मुद्दा देखो, यहां पे आप देखेंगे कि रेगुलर सैलरी मिलती है। अब क्या है कि ब्रिटिशर्स के पास प्रॉपर फंड है, वो पेमेंट 30 तारीख को सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, राइट। तो सोल्जर भी कह रहा है कि ओहो आहा भाई इनके लिए काम करेंगे हम,
राइट। टैलेंटेड आदमी भाग के आएगा कि हाँ काम करेगा, जब प्रॉपर ठीक से पैसा मिल रहा है तो पूरा महीना ठीक से मेहनत भी करेगा, राइट। बट इंडियन आर्मीज में अगर आप देखिए तो इकोनॉमी इस समय थोड़ा सा डिक्लाइन पे है, राइट। कई बार जो है पैसा नहीं है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू कितना एक्सट्रैक्ट कर लें, कितना एक्सप्लॉइट कर लें। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का मेजर रीजन यही था, जागीरदारी क्राइसिस, है ना, कि हाँ भाई अब जो है पीजेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं नोबल्स। अब जब पीजेंट को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो ये सैलरी देने का पैसा कहाँ से आएगा? और जब सैलरी 30 तारीख को नहीं आ रही होगी और तुम कहोगे चलो जान दो, तो कहेंगे अच्छा क्यों भाई, क्यों देंगे? तो ये पूरा मोटिवेशन डिक्लाइन हो जाएगा उनका, कोई इंसेंटिव नहीं है, सैलरी का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर क्यों ही फाइट करनी। उस हिसाब से दूसरी तरफ देखिए तो हाँ, उधर ट्रेंड सोल्जर्स हैं, ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, डिसिप्लिन है, टाइम पे पैसा आता है, लॉयल्टी है, राइट। यहां होगा कि भाई आपका कोई इंडियन सोल्जर, इंडियन जो है लेट्स से रूलर है, और किसी मर्सिनरी, किसी ग्रुप ऑफ फाइटर्स पे डिपेंड करता है। अब ग्रुप ऑफ फाइटर को आपने बोला कि 1 लाख रुपए देंगे तुम्हें, लड़ो हमारी साइड से, कहेगा हाँ आ जाते। बट सामने वाले ने कहा 1.5 लाख दे देंगे, कहेंगे हाँ आ जाते। तो ऐसी कोई लॉयल्टी भी नहीं है, किसके भरोसे लड़ोगे तुम यहाँ पे? बात समझ आ रही है? यूरोपियन साइड वो प्रॉब्लम नहीं थी, यूरोपियन साइड लॉयल्टी भी है, डिसिप्लिन भी है, सारी चीजें। तो बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी कैसे मिस कर दें? तो डिसिप्लिन और सैलरी कैसे लेके आप सेम लोगों को, सेम इंडियंस आप हायर करके, बात नहीं बन रही है। तो टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है, मोटिवेशन भी सुपीरियर है, जान देने को रेडी है लोग। देन डिसिप्लिन के साथ साथ फेयर सिलेक्शन सिस्टम, मेरिट बेसिस पे कि भाई उसे दौड़ा के देखा गया कि दौड़ पा रहा है कि नहीं दौड़ पा रहा है, राइट। उसके बाद हायर किया गया, तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, सारी चीजों की टेस्टिंग हो रही है। ये नहीं कि भर्ती खुली है, जो आ गया सबको भर लो, ऐसा नहीं हो रहा है। पीजेंट भर्ती नहीं हो रही कि किसान है, उसकी खेती अच्छी नहीं हो रही, परेशान है, छोड़ के आया और भर्ती हो गई ना, ऐसा नहीं है। प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया, मेरिट बेस्ड हायरिंग हो रही है। और इंडिया में क्या चल रहा है, रूलर्स किस बेसिस पे हायर कर रहे हैं? एक तो सस्ता मिल जाए, लड़ने के लिए रेडी हो जाए, और अगर है भी तो कास्ट बेसिस पे चल रहा है, नेपोटिज्म पे कि मौसी का लड़का है तो हायर कर लेते, राइट। इन सब चीजों पे हायरिंग हो रही है। प्लस कई जगह आप देखेंगे हेरिडिटरी भी है कि ऑफिसर का बेटा ही ऑफिसर बना दिया। भाई क्या सेंस है ये कि भाई ये बहुत अच्छा लड़ते थे, इसका मतलब इनका बेटा भी अच्छा लड़ेगा? ये कहां से सेंसिबल बात है? बट आप देखेंगे कि बहुत सारी सिविल पोस्ट भी, मिलिट्री पोस्ट भी हेरिडिटरी हैं, राइट। कि भाई क्यों, लॉयल्टी कैसे आएगी? भाई वो कहेगा नहीं लड़ेंगे, आप पैसा देते नहीं, कहेंगे आप सिक्योर हैं, पूरी तरह सिक्योर हैं, आपके बाद आपका बेटा ही पोस्ट संभालेगा, तो फादर कहेगा चलो बेटे के लिए कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो इसलिए भी जो है लोग लगे रहेंगे। बट हाँ, ये लॉयल्टी क्या प्रॉपर परफेक्ट लॉयल्टी है? नहीं, ये परफेक्ट लॉयल्टी नहीं, राइट। तो ये इश्यूज हैं। देन और समझते हैं, अगर लीडरशिप की अगर हम बात करें, लीडरशिप जैसा कि मैंने कहा ना कि उधर हैं बड़े बड़े लीडर्स हैं, उधर क्लाइव है, वॉरेन हेस्टिंग्स, और इन लोगों को वॉर एक्सपीरियंस है, राइट। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, देन एल्फिंस्टन, मनरो, हेक्टर मनरो जो है ये जो है अपने दम पे बक्सर जीत जाएगा। ऑलमोस्ट अंग्रेजों का जीतने का कोई वो नहीं था, शुजाउद्दौला बहुत भारी पड़ रहे थे, बट स्टिल मनरो विल मैनेज, मनरो विल विन, क्योंकि स्मार्ट है बंदा, उसे पता है कि हाँ ये हल्के में पड़ गए होंगे। एक बार वापस गया और फिर जो है एक बार पीछे हटा और फिर वापस जाके अटैक कर दिया। वो सोच ही नहीं पाई शुजाउद्दौला कि हाँ ये भी होगा, आराम से लोग वहां बैठ के चाय पी रहे थे, फंस गए वहां पे। तो ये आता है वॉर एक्सपीरियंस से, राइट। कि नंबर तुम्हारे पास होगा ज्यादा, होंगे तुम मजबूत, बट हाँ एक्सपीरियंस तगड़ा है हमारा, स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि तुम पे भारी पड़ेंगे, राइट। तो डलहौजी भी है। एंड देन एक तो आगे फ्रंट लीडर है, जो ऊपर जो टॉप लीडर है, जो स्ट्रैटेजी वगैरह भी खेल रहे हैं, ओवरऑल पॉलिटिक्स समझते हैं, डिप्लोमेसी समझते हैं। और देन देयर इज सेकंड लाइन ऑफ कमांड एज वेल, जो उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आयर कूट हैं, लॉर्ड लेक हैं, आर्थर वेलीजली हैं, ये रिचर्ड वेलीजली के भाई हैं, जिनको अभी सब्सिडी अलायंस की हम बात कर रहे थे। तो टीपू सुल्तान के जो है अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं, राइट। पड़ेंगे भारी। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास लीडर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि इंडिया में समय लीडर्स की कमी है ना। हैदर अली, टीपू सुल्तान, बाजीराव, राइट, है ना, आपके निजामुल मुल्क, है ना, है बड़े बड़े लीडर्स हैं, सिंधियाज हैं, शिंदे हैं, राइट, होलकर्स हैं, डेफिनेटली देयर आर बिग लीडर्स। बट क्या ये लोग यूनाइटेड हैं? क्या ये लोग सब एक साथ होकर लड़ेंगे? इनफैक्ट ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर तीसरे पे लड़ाई कर रहे हैं, कभी अंग्रेजों का ही सपोर्ट करे दे रहे हैं। आप देखेंगे कि निजाम और मराठा मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, राइट। तो ये लीडर होने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को या तो बैलेंस करे दे रहे हैं या अंग्रेजों के ही साथ है, क्या ही फायदा हो रहा है? तो ये बात ही नहीं बन रही। तो लीडरशिप अगर है भी, आप या तो कहिए कि इंडिया में लीडरशिप ही नहीं है, और या कहिए कि ज्यादा ही लीडरशिप हो गई। इतनी भी लीडरशिप नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई एक ही लीडर होता, लेट से मान लेते हैं बाजीराव या मान लेते हैं मराठास,
तो मराठास को कोई चैलेंज नहीं करता, ग्रो करते रहते, वही राजा बन गए होते, बड़े बन गए होते। बट उनके खिलाफ मैसूर भी है, उनसे हैदराबाद भी भिड़ रहा है, निजामुल मुल्क भी भिड़ रहा है, तो शायद ज़्यादा ही लीडर्स हो गए थे। तो हिस्टोरियंस दोनों बातों में मानते हैं कि कम लीडर है या फिर बहुत ज़्यादा लीडर हो गए, राइट। देन फाइनेंशियल बैकअप अगर आप देखिए तो हाँ भाई, पहले तो एक तो ये खुद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खुद प्रॉफिट कमा रही है इतने सालों से, राइट। फिर ब्रिटेन का प्रॉफिट, ब्रिटेन का तो अभी हमने दुनिया में देखा कि हाँ उसका पैसा आ रहा है, तो फंड बहुत है। जब फंड बहुत है तो कंट्री विल ऑल्सो बी लाइक कि हाँ हम इंश्योर करेंगे कि तुम इंडिया में बने रहो, हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, बात समझ आ रही? तो फंड की कमी नहीं है, तो सैलरी वैलरी सब टाइम पे आती रहेगी। कहीं और आर्मी चाहिए और आर्मी हायर कर लो, और तोप चाहिए और गोले चाहिए, हाँ ले लो, वो भी ले लो। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट सिस्टम है, कोई और राजा महाराजा, कोई और किंगडम इसको चैलेंज ही नहीं कर सकता। ये लोग अभी 150 साल से इतना बढ़िया जो है सिस्टम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके, पैसा कमा रहे हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म। क्या इंडिया में लोग इंडिया के लिए लड़ रहे थे? नहीं, मराठास अपना एम्पायर एक्सपैंड करना चाहते थे, राइट। जब मैसूर के लिए खेल रहा था। काफ़ी हद तक काफ़ी हिस्टोरियंस टीपू सुल्तान को बोलते हैं कि हाँ टीपू सुल्तान जो है शहीद है, पहले शहीद है, राइट, है ना, अंग्रेजों को जो है के खिलाफ लड़ रहे थे। बट गलत है, गलत इन द सेंस कि भले पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ वो भी तो मैसूर के लिए लड़ रहे हैं ना। आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट थोड़े है, इंडिया का कॉन्सेप्ट थोड़े है। तो नेशनल कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट कि हम देशभक्त हैं, इंडिया के लिए लड़ाई हो रही है, ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और जब एग्जिस्ट नहीं करती तो यहां पे इन लीडर्स में हमें दिख रहा है कि कोई यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो है अभी आप समझिए कि ये भारत की आज़ादी की लड़ाई हो भी नहीं सकती, राइट, है ना। प्लस कहते हैं कि जो है ब्रिटेन वॉज मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक व्यू, कि हाँ वो पैसा जोड़ना चाहता था, ग्रो करना चाहता था, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता था। एंड दैट इज द रीजन कि उस चीज़ के लिए इतने फाइट कर रहा है, इतनी कॉलोनीज क्यों ही क्रिएट कर रहा है, पैसों के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए उसको। वो चीज़ इंडिया में मिसिंग थी कि हमें इस तरह का कुछ क्रिएट करना है। प्लस आप ये भी समझिए कि इकोनॉमी में हमने कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेट नहीं किया। बार बार एक ही एक्सेप्शन आता है, मैसूर के अलावा क्या कोई और सोच रहा है कि हमें भी नेवी बना लेनी चाहिए, हमारी नेवीज हों और हम जाके सीधे सामान यूरोप में बेच कराएं, राइट। ये सब नहीं हो रहा है, मिसिंग है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होना, ये एक अलग पॉइंट भी इसमें बनाया जा सकता है, राइट। सातवां पॉइंट कि हाँ टेक्नोलॉजी में हम जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट, है ना। डेफिनेटली यू कैन ऐड मोर पॉइंट्स, है ना। यहाँ 5-6 पॉइंट हमने डिस्कस किए एंड दिस जो है सब टॉपिक। तो हमने ये ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री पढ़ी, हमने पढ़ा कि एक्सीडेंटल है कि नहीं है, हमने पढ़ा कि हाँ इस पर भी डिबेट है कि कब से माने की पीरियड स्टार्ट हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों सक्सेसफुल हुए। 2022 का भी सवाल भी यही है कि क्यों ही सक्सेसफुल हो गए, राइट। तो ये डिस्कशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इसी चैप्टर में आगे। विल टेक अप बंगाल, राइट। तो बंगाल उठाएंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे कि बंगाल और फिर आगे जाके अवध, तो दोनों चीज़ों को एक साथ डिस्कस करेंगे और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तक पूरा एक डिस्कशन करेंगे और उसका इम्पैक्ट वगैरह समझेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ बात है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। बाय, टेक केयर, गुड, थैंक्स अ लॉट।